जोरदार तालियां ज्ञानचंद जी के। और हम दोनों, मैं और मेरी सहयोगी कायनात, इनसे बातचीत करेंगे और साथ में छात्रों से भी संवाद करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए और म्यूजिक के साथ। बहुत ज़्यादा समय हमारे जो ख़ास मेहमान हैं, चीफ गेस्ट हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर दिया है। बहुत पेशेंस के साथ में आपकी हमारी बातों को उन्होंने सुना है और अब वक्त आ गया है उन सवालों के जवाब जो हैं सीधे ज्ञानचंद गुप्ता जी से हम लेंगे और उनसे रूबरू होंगे। आप भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि कुछ छात्र भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और वो भी अपने मन में कुछ सवाल लेकर आए हैं। माइक ऑन करते हैं प्लीज। तो ज्ञानचंद जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, दोहरी नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारियां। दोहरी तब इसलिए कहते हैं कि आप यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, इसके साथ साथ हरियाणा विधानसभा में स्पीकर हैं और हमने एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए दिखाया भी, न सिर्फ आप पंचकूला की आवाज उठाते हैं बल्कि हरियाणा की भी आवाज उठाते हैं। लेकिन सबसे पहले बात सात सरोकार से ही होनी चाहिए। कुछ बातें हैं जो मैंने लिखी है। एक तो प्लास्टिक है, इस पर चर्चा होगी। प्रदूषण को लेकर बात होगी। स्ट्रे कैटल, स्ट्रे डॉग्स, अतिक्रमण, ड्रग फ्री पंचकूला और स्लम सुधार, ये 6-7 पॉइंट्स हैं जो आपके 7 सरोकार में है। ये आइडिया 7 सरोकार का, ये कहां से क्लिक हुआ आपके दिमाग में कि ये तो होना ही चाहिए? देखिए, एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते कुछ जिम्मेवारियां संवैधानिक होती हैं जी, कुछ जिम्मेवारियां जनता के प्रति जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसे कहूँगा, विकास के साथ साथ जनता को वो जो मुद्दे, वो जो आयाम है जिसके बारे में हम सब सोचते हैं। ये जो 7 सरोकार हैं, केवल मेरे 7 सरोकार नहीं है, ये हमारी जनता के 7 सरोकार हैं। हर पंचकूला वासी के 7 सरोकार हैं। हर पंचकूला वासी ये चाहता है कि पंचकूला स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकूला बने और उस पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकूला बनाने के लिए ये जो 7 सरोकार हैं अति महत्वपूर्ण है। आज जिस प्रकार से नशे को लेकर केवल पंचकूला में नहीं, केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इस नशे को भगाने के लिए अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। इस नाते ये हम सब, चाहे हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे आम नागरिक हैं, आज इस बात की आवश्यकता है कि जो युवा हमारा इस नशे की चपेट में आ रहा है, उसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने युवाओं को कोई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं? क्या उन युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं? ये मैं समझता हूँ कि हमारे सब लोगों की जिम्मेवारी है। जिस परिवार का बच्चा कोई नशा करता है, और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं, मैं अभी परसों अखबार में पढ़ रहा था कि नशे के कारण एक परिवार के 3 बच्चे, 3 युवा, तीनों के तीनों नशे की भेंट चढ़ गए। ऐसी परिस्थिति ना आए, इसको रोकने के लिए हमारी सामाजिक तौर पर जिम्मेवारी है। उसके लिए चाहे वो नशे को रोकने के लिए हमारी प्रशासन की व्यवस्था है, पुलिस है, प्रशासन है, या हम खुद हैं, कहीं पर भी हमें लगता है कि नशा बिक रहा है, नशा चल रहा है, उसको रोकने के लिए हम प्रयास करें। उसके साथ साथ मैंने एक प्रयास आज से लगभग 15 वर्ष पहले एक प्रयास शुरू किया था कि बच्चों को, युवाओं को नशे से दूर यदि हमें रखना चाहते हैं तो हमें बच्चों को खेलों के अंदर परिवर्तित करना पड़ेगा, उनका ध्यान खेलों के ऊपर ले जाना पड़ेगा ताकि युवा नशे के बारे में सोच ही ना सके,
उसको यदि नशा हो तो वो खेल का नशा हो। यदि हमारा युवा 15 साल 18 साल की आयु के अंदर खेल के अंदर लग जाता है तो मैं समझता हूँ कि उस नशे से बच सकता है जो नशा उसके परिवार को, उसके घर को बर्बाद कर सकता है। तो उस दृष्टि से हमने ये नशे के बारे में दूसरा विषय जो हमने कहा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, दूसरा है प्लास्टिक मुक्त। जी, हमने कहा कि पंचकूला को हम प्लास्टिक मुक्त करेंगे। अब ये जो प्लास्टिक जिस प्रकार से हर खाने पीने की चीज़ के अंदर प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, जो उसके दुष्परिणाम हो रहे हैं, जिस प्रकार से बीमारियां फैल रही हैं, सड़कों के ऊपर प्लास्टिक, हमारी गौ माता, प्लास्टिक कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला कि ऑपरेशन किया गया गाय का और उसमें से एक एक क्विंटल जो है वो प्लास्टिक उसके पेट से निकला। इस प्रकार की जो ये व्यवस्था है, हम गाय को माता का दर्जा देते हैं, इनको रोकने के लिए और प्लास्टिक से जिस प्रकार से गंदगी फैलती है उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाया। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगाया, लेकिन उसको इफेक्टिवली डील करने के लिए जहां हम सब की जिम्मेवारी है, जैसा हम कहते हैं कि जैसे पुराने ज़माने के अंदर कोई हम सामान लेने जाते थे तो थैला लेकर के जाते थे, आज उस बात की आवश्यकता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो ताकि हमारा पंचकूला स्वच्छ और सुंदर बने। जी बिल्कुल। तीसरा जो हमारा सरोकार कह लीजिए, कंसर्न कह लीजिए, वो है प्रदूषण मुक्त पंचकूला। पंचकूला के अंदर जो प्रदूषण है वो कम से कम हो। जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, नागरिक हैं, पंचकूला के वासी हैं, उनको प्रदूषण मुक्त वायु मिले, उसके लिए हमारे प्रयास अति आवश्यक है। जी, जहां अभी हमारे कुछ इंडस्ट्रिस्ट भाई बैठे थे, उन्होंने अपनी दिक्कत बताई, उसी प्रकार से ज़्यादा पेड़ लगा करके हम पंचकूला को प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं। और उसके लिए बहुत सारी एनजीओज उन्होंने इसके अंदर हमें सहयोग भी दिया है। चौथा जो हमारा कंसर्न है वो है स्ट्रे कैटल फ्री पंचकूला। जी, और स्ट्रे कैटल फ्री पंचकूला, क्योंकि आप देखते हैं कि नित्य सड़कों के ऊपर जो गाय है या जो और अदर एनिमल्स हैं, जो बेसहारा नंदी हैं, बेसहारा पशु हैं, वो सड़कों पर जब घूमते हैं उससे बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट भी होते हैं और बहुत सारी डेथ्स भी जो हैं इन एक्सीडेंट्स के कारण हुई हैं। जी, हम यदि अपनी गौ माता का सम्मान करते हैं, उनको हम इस प्रकार से मरते हुए देख नहीं सकते। उनकी व्यवस्था करना सरकार की भी जिम्मेवारी है और आम हमारे नागरिक हैं उनकी भी जिम्मेवारी है। उसको हमने प्रयास किया है कि पंचकूला के अंदर जो हमारी गौवंश है, जो सड़कों के ऊपर बेसहारा घूम रहा था, उनके लिए हमने गौशालाओं की स्थापना की है। कई गौशालाएं जो पिछले 8 वर्ष के अंदर लगभग 6 या 7 गौशालाएं जो हैं नई जो बन करके तैयार हुई हैं और 6 या 7 हज़ार जो गौवंश है उन गौशाला के अंदर। और अभी जो आप नंदीशाला की बात हम कर रहे थे, जी, हमारी नगर निगम ने प्रस्ताव पास किया कि हमारे नगर निगम के तहत एक नंदीशाला का निर्माण होना चाहिए। उसके लिए 8 एकड़ भूमि के ऊपर नंदीशाला का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। उसके लिए हमने टेंडर कॉल किए हैं। जो भी एनजीओज, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उस जो नंदीशाला है उसको मेंटेन करने के लिए आएंगी, हम उनको वो देंगे ताकि जो आज नंदी और गाय आपस के अंदर एक जगह रह नहीं सकते, कई बार इस प्रकार से आपस के अंदर पशु जो लड़ते हैं उससे नुकसान होता है। नंदी एक स्थान पर रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो गाय जिस गौशाला में है वो सुरक्षित रहेगी। जी, उसके पश्चात मैं एक मेरा प्रयास था और उसको मैंने छोड़ा नहीं है, वो है स्ट्रे डॉग फ्री पंचकूला। जी, स्ट्रे डॉग फ्री पंचकूला करने के लिए हमने एक प्रयास किया, शुरुआत की।
हमने स्ट्रे डॉग्स के लिए एक डॉग पॉन्ड का निर्माण किया। बिल्कुल। डॉग पॉन्ड भी 4.5 एकड़ के अंदर, जिसके अंदर लगभग 1500 जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको हम रख सकते हैं। लेकिन एक कानूनी अड़चन के कारण मैं समझता हूं कि हम उसको अभी सफलतापूर्वक उसके ऊपर काम कर नहीं पाए हैं। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बहुत सारी एनजीओज अभी आए हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने अपील दायर की है कि जो स्ट्रे डॉग्स जिनसे हमारे छोटे छोटे बच्चे पीड़ित हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो सैर के लिए बाहर निकल नहीं पाते, जब वो कोई बाहर निकलते हैं तो स्ट्रे डॉग उनको उनके पीछे भागते हैं। और इवन मोटरसाइकिल्स के ऊपर जिस प्रकार से कोई मोटरसाइकिल निकलता है उसके पीछे स्ट्रे डॉग भागता है, उससे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए मैं तो एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा कि जो एनजीओस ये कहते हैं कि एनिमल्स की रक्षा होनी चाहिए, एनिमल्स के ऊपर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, मैं इसका हकदार हूँ जी। लेकिन उन छोटे बच्चों का, एक वो छोटी बेटी का जो 4 साल की बेटी जिसको एक स्ट्रे डॉग ने उसका मुंह नोच लिया, सारी जिंदगी के लिए वो क्या करेगी, उसका क्या कसूर था कि आज वो इस अवस्था के अंदर है। तो ये जो एनजीओज हैं जो एनिमल के अपने आप को रक्षक कहते हैं, उनको उस दृष्टि से भी सोचना चाहिए कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो आज बाहर सड़क पर गली के अंदर नहीं निकल सकते, या हमारे बच्चे इंडिपेंडेंटली घूम नहीं सकते, या जो हमारे 2 व्हीलर के राइडर्स हैं उनको गलियों के अंदर कुत्ते पीछे भागते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हमारा ये प्रयास है। और हमने ये कहा है कि हमने जो डॉग पॉन्ड बनाया है, डॉग वेलफेयर सेंटर कहते हैं उसको, उसके अंदर हम उनको फ्रीली रखेंगे, बांध के नहीं रखेंगे। हमारे पास इतना एरिया है कि उसके अंदर 1500 के करीब जो स्टे डॉग्स हैं वो खुले में घूम सकते हैं। लेकिन जो कानून की प्रतिबद्धता है वो कि 10 दिन से ज़्यादा आप उसको उस पॉन्ड के अंदर रख ही नहीं सकते, जिसके कारण आज हमें जो मैं समझता हूँ इसके कानून को रिवाइज करने की जरूरत है, इसके ऊपर पुनर्विचार करने की जरूरत है, ताकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो बच्चे हैं या जो अदर जिनसे एक्सीडेंट होते हैं ये सब रुक सके। और हमने, हमारी नगर निगम ने कहा कि स्ट्रे डॉग्स की हम फीडिंग करेंगे, वहाँ उनकी प्रॉपर व्यवस्था करेंगे, कोई उनको किसी प्रकार से तकलीफ नहीं होगी जी। लेकिन फिर भी ये जो कानून है उसके कारण ये जो हमारा सरोकार है इसको हम पूरा करने में थोड़ा था। अब हमारा जो छठा जो सरोकार जब ने कहा कि वो है एनक्रोचमेंट फ्री पंचकूला जी। जिस तरीके से पंचकूला के अंदर जहाँ जहाँ पर डेवलपिंग सिटीज होते हैं वहाँ पर जॉब्स की या यूँ कह लीजिए कारोबार की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं, वो अपॉर्चुनिटी पंचकूला के अंदर भी हैं। लेकिन हमने केवल उनको जो रेडी फड़ी वाले हैं या छोटे कहीं पर काम करने वाले लोग हैं, हमने उनको कहा कि हम केवल उनको वहाँ से उजाड़ेंगे नहीं, उनका हमने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया है। वो हमने वेंडिंग जोन जो हमने पूरे पंचकूला के अंदर 12 वेंडिंग जोन हमने जो हैं वो चिन्हित किए हैं। हम उन वेंडिंग जोन के अंदर उन जो छोटे काम करने वाले लोग हैं, रेडी फड़ी वाले लोग हैं, उन सब को वहाँ पर उनको रीसेटल करना चाहते जी। और मैं समझता हूँ कि अगर वो वहाँ पर बैठ करके काम करते हैं तो नित्य प्रति की जो एनक्रोचमेंट हटाने की प्रक्रिया है या जो अधिकारी जा करके उनका सामान जब्त करते हैं, उनको एक अच्छे सम्मान के साथ अपनी रोजी रोटी कमाने का अवसर हम देना चाहते हैं। वो उन स्थानों के ऊपर बैठे। हमारे पास 1700 साइट्स हैं और जबकि अभी तक 600 या 650 लोग ही उन साइट्स के ऊपर हम उनको एडजस्ट कर पाए हैं जी। बाकी के 1100 साइट्स हमारे पास खाली हैं। वो आकर के हमने ड्रॉ ऑफ लॉट्स के अंदर कहा, लेकिन पता नहीं कुछ कारणों से क्या लगता है कि वो
बार बार एनक्रोच करते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक सम्मान पूर्वक रोजी रोटी कमाने के लिए उन वेंडिंग जोन के अंदर आइए। हम वहाँ उनको बिजली भी देंगे, पानी भी देंगे और सब प्रकार की व्यवस्था हम वहाँ पर उनको दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो एनक्रोचमेंट फ्री पंचकुला का हमारा मिशन है उसको पूरा करने के लिए कई बार हमें तकलीफ भी होती है कि एक गरीब आदमी का सामान जब हम उठाते हैं उसका नुकसान भी होता है, लेकिन क्योंकि हम पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकुला बनाना चाहते हैं, उसके लिए एनक्रोचमेंट फ्री पंचकुला होना अति आवश्यक है। और लास्ट जो हमारा सरोकार है वो है हमारे स्लम्स के अंदर गरीब लोग रहने वाले जो व्यक्ति हैं। लगभग हमने पूरे पंचकुला का सर्वे कराया। उस सर्वे के अंदर 6,500 ऐसे वो गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे भाई हैं जो लगभग 30 साल से 35 साल से झुग्गी झोपड़ी के अंदर एक नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं जी। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के ये योजना बनाई है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर उनकी हम पक्की छत का इंतज़ाम हम करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी आपने जो बजट आया उसके अंदर देखा कि हाउसिंग के लिए 66% जो बजट था उसको बढ़ाया ताकि गरीब लोगों को पक्के मकान दिए जा सके। उसी को लेकर के हमने भी यहाँ पर कहा है कि सारे के सारे जो स्लम्स के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको हम पक्की छत देंगे और पंचकुला को स्लम फ्री पंचकुला बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। और ये जो हमारे 7 सरोकार या 7 संकल्प हैं, इसकी शुरुआत जिसकी हमने लगभग 7-8 महीने पहले सभी, मुझे इस बात की खुशी है कि सभी NGOs, RWAs और सभी, चाहे वो इंडस्ट्रीज है, व्यापारी है, सब लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है। अभी हमने 2 या 3 बड़े सेमिनार किए इसके लिए और स्कूलों के अंदर इस 4-7 सरोकारों को लेकर के डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट कराए हैं। आप इसके अंदर ड्राइंग कंपटीशन हुए हैं और ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। क्योंकि जो बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं वो दे आर वेरी गुड मैसेंजर्स। वो जाकर के अपने पेरेंट्स को जाकर के जब बात कहते हैं उनको मजबूर करते हैं कि आपने प्लास्टिक नहीं खरीदना या प्लास्टिक बाहर नहीं फेंकना या गंदगी जो कूड़ा करकट है वो घर के बाहर नहीं फेंकना, डब्बे के अंदर डालना है, जो कचरा कूड़ा है वो अलग अलग करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जागरूकता अभियान है इसके साथ साथ जो प्रशासनिक सख्ती भी है, मैं समझता हूँ कि वो भी हमारा प्रयास है कि आगे आगे हम जागरूकता भी करेंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में बैठे हैं, मेरा तो हमेशा उनसे निवेदन रहा है कि हम लोगों को परसुएड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो वो सख्ती भी हमें करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। क्योंकि हमने अपने जो ये 7 सरोकार हैं, हम सबके 7 सरोकार हैं, किसी मेरा ये व्यक्तिगत मामला नहीं, ये सभी पंचकुला वासियों का। जी बिल्कुल। मैसेंजर्स के बारे में आपने बात की, तो कुछ यहाँ पर हमारे साथ छात्र भी मौजूद हैं। भावी पीढ़ी के जो युवा हैं वो यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं और उनके मन में भी आपके लिए कुछ सवालात हैं, आपसे कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगी हमारी टेक्निकल टीम उन तक ज़रा माइक पहुँचाएं और जल्द से जल्द हम भी ये जाने कि आखिर। चलिए मैं एक कोशिश करता हूँ कायनात, मैं पहुंचता हूँ उनके बीच में और मैं बच्चों को माइक भी देता हूँ, तब तक चर्चा लगातार जारी है। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे बच्चे जो हैं बहुत कुछ जानना चाहते हैं और उनके बीच में हमारी मौजूदगी में जरूरी है। जो बच्चे बोलना चाहते हैं प्लीज वो हाथ खड़ा करें। वो आपने करवा दिए। जी बिल्कुल, बच्चे सबसे पहले अपना नाम बताएं। Good evening, respected sir. My name is Khushi from Sector 6 School. मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो आपके ये 7 सरोकार हैं, इसमें हम स्टूडेंट्स भी अपना योगदान दे सकते हैं, तो आप प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कि हम इसमें कैसे योगदान दें?
हम प्लास्टिक मुक्त से तो दे सकते हैं, बट जो दूसरे सरोकार है उसमें हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, और जो मन के उनके अंदर जिज्ञासा है बच्चों के मन के अंदर कि वो भी इन 7 सरोकारों को पूरा करने में अपना योगदान करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी एक खुशी की बात है कि आज बच्चों के अंदर भी ये प्रेरणा जगी है कि वो ये 7 सरोकार उनको पूरा करने के लिए अपना सहयोग देना चाहते हैं। खुशी बेटा, जैसा मैंने कहा कि हमने स्कूलों के अंदर कंपटीशन करवाए कि किस प्रकार से हम ये 7 सरोकार पूरे कर सकते हैं। हमने डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट भी कराए। आप अपने स्कूल के अंदर जिस आप इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, सबसे पहले तो वो इंस्टीट्यूशन इन चीज़ों से, चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे वो कूड़ा करकट है, एक स्वच्छ और सुंदर प्रेमिसेस वो स्कूल आपका बने, उसके लिए आपको सबसे पहले सोचने की आवश्यकता है। उसके पश्चात जिस आप गली के अंदर रहते हैं, आप गली के अंदर अपना घर है, उस गली के बारे में सोचें। 5-4 लोग, एक पिक्चर आई थी छोटी सी, मैं देख रहा था कि एक बच्चे ने ये तय किया कि मैं अपने गांव को साफ रखूंगा। उस बच्चे ने 7-8 लोगों की एक टोली, एक बच्चों की टोली बनाई। सबसे पहले उन्होंने काम किया कि अपनी गली की सफाई, गली के अंदर कोई कूड़ा करकट ना हो, गली के अंदर स्वच्छता हो, कोई प्लास्टिक ना हो। वहाँ पर फिर गली के कोने के ऊपर उन्होंने घर से 3 डब्बे ला करके उनके ऊपर हरा, पीला, नीला रंग करके वो बाहर गली के किनारे पर लगा दिए। और सबसे कहा कि भी कोई भी जो व्यक्ति है वो गली के अंदर कूड़ा ना फेंके, या गली से बाहर निकलते हुए यदि कोई चीज़ है वो उस डब्बे में डाल करके जाए। और उसके पश्चात उसके अंदर उस गांव का जो सरपंच था उसको लगा कि जो काम मेरे का करने का था ये बच्चे कर रहे हैं, उसको भी बड़ी शर्म आई। और उसने फिर उन बच्चों को प्रोत्साहन देते हुए उन बच्चों की टीम के साथ लग करके अपने पूरे गांव को उसकी सफाई की। गांव के अंदर वो अभियान चलाया, स्वच्छता का अभियान, और पूरा गांव साफ। इसी प्रकार से यदि हम अपने गली के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर ये अभियान शुरू करते हैं, फिर उसके पश्चात अपने सेक्टर के अंदर शुरू करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो हमारा लक्ष्य है कि स्वच्छ सुंदर पंचकूला बने, तो हमारा लक्ष्य जो है वो जरूर पूरा होगा। और मुझे ये पूरी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि जो काम बच्चे कर सकते हैं वो शायद बड़े नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि जो काम बच्चे कर सकते हैं वो काम बड़े नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ बच्चे मेरे साथ हो रहे हैं। मैं एक और बच्चा मेरे साथ है, नाम पूछना चाहूंगा। पीयूष। I am from MRA Modern Public School, Sector 7, Panchkula. जी, सवाल पूछिए। As we all know, COVID-19 has been a challenge for all of us, and especially in the field of education. No doubt our teachers have bridged the gaps by providing us online classes. But on the other hand, most of the students have become addicted to mobile phones, especially social media. So, sir, what is your say on this issue, especially when the electronic gadgets are going to be in a and with issue, especially when मैं समझ आ गया, समझ में आ गया मुझे। ठीक है, जो आपने कहा कोविड आया, कोविड के अंदर कुछ चीज़ें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आई। आज हम ऑनलाइन एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं, वो जब कोविड आया तो कोविड के अंदर ही ये ऑनलाइन एजुकेशन आई। अभी हम सुन रहे थे मैडम से कि उन्होंने कहा कि हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था। 19 तारीख को रात को घर गए और सुबह जब 20 तारीख को लॉकडाउन हो गया तो हम क्या करें, कि उन्होंने बच्चों से वो जो कंप्यूटर के बारे में, लैपटॉप के बारे में वो बच्चों से सीखा। और मैं समझता हूँ कि उसी के बाद आज ऑनलाइन एजुकेशन पूरे देश का, कंट्री का एक वो मॉडल बन चुका है ऑनलाइन एजुकेशन। आज तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है। और जहाँ तक ये जो बच्चों के अंदर जिस प्रकार से सोशल मीडिया कह लीजिए या जो गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी टाइम फ्रेम, बहुत ज़्यादा दिमाग के ऊपर स्ट्रेस भी रहता है। और कई तो बच्चे क्या है कि रात को
2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक वो मोबाइल के ऊपर गेम खेलते हैं। कई प्रकार की गेम्स आ गई हैं, कंपटीशन आ गए हैं, तो जिससे जो पूरे दिन की दिनचर्या बच्चे की डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों को नो डाउट कि मोबाइल आज के युग के अंदर बहुत ज़रूरी भी हो गया है, लेकिन उसका इस्तेमाल किस प्रकार से हमने करना है, कितनी देर तक उसका इस्तेमाल करना है, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है, और वो जो हम उसका यूज़ कर रहे हैं मोबाइल का, वो इतनी देर ना करें जिससे हम उसके एडिक्ट हो जाएं। और इसलिए हमें सावधानी से, ये पेरेंट्स भी ट्राई करते हैं, कई बार तो पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं कि वो जो बच्चे हैं इतनी देर तक गेम्स खेलते हैं। बहुत सारी दुर्घटनाएं भी ऐसी हुई हैं जब बच्चे इस गेमिंग के कारण, स्ट्रेस के कारण उन्होंने अपनी जान भी दे दी है। तो ये एक बहुत खतरनाक मोड़ के ऊपर आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, यदि हम इसको अच्छे ढंग से टाइम मैनेजमेंट करके मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, अपने जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन अगर अनलिमिटेड कोई भी चीज़ है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो मैं कहूँगा कि मोबाइल का इस्तेमाल देख करके करिए, समय के अनुसार करिए। आपने घंटा गेम खेलनी है तो 1 घंटा गेम खेलिए, लेकिन उस टाइम की लिमिट्स को क्रॉस मत करिए। टाइम की लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, ये आपके सवाल का जवाब है। एक और बच्चे मेरे साथ हैं, मैं नाम पूछना चाहूँगा। कृषिका फ्रॉम MRA मॉडर्न पब्लिक स्कूल। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारी NCERT बुक्स में हमारा पुराना कल्चर, हमारी संस्कृति लाई जा रही है, पर जो संस्कृत भाषा है जिसने और भाषाओं को जन्म दिया है, उसे ऑप्शनल का स्टेटस दिया जा रहा है। जिसे नासा के साइंटिस्ट तक यूज करते हैं उसे ऑप्शनल बोला जा रहा है। ऑप्शनल तो बोला जा ही रहा है, साथ के साथ उसे कम्युनिकेटिव भी बोला जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंडिया में ही उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो आप इस पे क्या? सबसे पहले तो मैं बेटा आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आपके मन की फीलिंग कि हमारी जो प्राचीन भाषा है, संस्कृत भाषा है, उसके प्रति आपके मन के अंदर इतना लगाव है कि आप संस्कृत भाषा को फलता फूलता देखना चाहते हैं। और जिस प्रकार से हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि संस्कृत जो हमारे पुरानी जो भाषा है, दशकों से, मतलब हजारों वर्ष की भाषा है, जिसके अंदर हमारे वेद ग्रंथ जो लिखे गए हैं, उसका धीरे धीरे उसका जो इस्तेमाल है वो बढ़ने लगा है। जैसा आपने कहा कि कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा अगर कोई मानी गई है वो संस्कृत भाषा मानी गई है। तो उस दृष्टि से सरकार भी प्रयास कर रही है, जगह जगह पर संस्कृत स्कूल भी खोले जा रहे हैं, संस्कृत कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। और मैं पंचकूला के भाइयों सभी अपने वासियों को बताना चाहूँगा कि पंचकूला के अंदर भी संस्कृत कॉलेज जो है वो माता मनसा देवी के प्रांगण में जल्दी ही उसका निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, ताकि हम अपनी जो पुरानी हमारी जो भाषा है, जो वेदों की भाषा है, जो हमारे ऋषियों मुनियों की भाषा है, हम उसको दोबारा से फिर से जो लोगों के मन में ला सकें। तो चलिए, बिल्कुल बहुत अहम सवाल पूछा गया, और ऐसा सवाल पूछा गया हमारी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं और संस्कृत को कैसे पहचान मिले। दुनिया में पहचान मिल रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें हैं, पर उसके लिए भी ये तैयारियां हैं। मेरे साथ एक और स्टूडेंट्स हैं, नाम बताएं। नमस्ते सर, मेरा नाम जयप्रकाश है। मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी 20 से आया हूँ और मैं क्लास 11 का स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सुपर 100 जो कि मेडिकल और नॉन मेडिकल बच्चों के लिए है, उसके तहत उनको अच्छी शिक्षा मिलती है फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बहुत प्रशंसनीय है। उससे वैसा ही सर आर्ट्स और कॉमर्स के लिए भी होना चाहिए ना, जो कि नहीं है। क्योंकि हम सर यूपीएससी एसएससी एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं सर, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक नहीं होती कि फैमिली अफोर्ड कर सके, आगे पढ़ा सके, पर हम पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए ना सर कि हम भी आगे पढ़ सके। ठीक, बहुत बढ़िया जयप्रकाश जी, जो आपने बात कही है, निश्चित तौर पर सरकार को जहां हम
JEE के लिए तैयारी कराते हैं, नीट की तैयारी कराते हैं। ये सुपर 100 के अंदर जो 100 बच्चे सबसे टॉप पर आते हैं उनको सेलेक्ट करके उनकी कोचिंग करते हैं। सिर्फ साइंस के अंदर करते हैं। आपका कहना है कि आर्ट्स के अंदर भी, और दूसरा जो इकोनॉमिक्स कॉमर्स के अंदर, मैं जो आपने बात रखी है, निश्चित तौर पर मैं अपनी तरफ से आपकी इस बात की तायद करता हूं। निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी को लिख करके भेजूंगा कि इस प्रकार से जो सुपर 100 साइंस के हैं वो सुपर 100 आर्ट्स के अंदर भी हों, सुपर 100 इकोनॉमिक्स के कॉमर्स के अंदर भी हों। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मुझे आप अपना एड्रेस देना, मैं आपको लेटर की कॉपी भेजूंगा। देखिए, ये बहुत बड़ा आश्वासन है बच्चों के लिए। अब एक और मेरे साथ स्टूडेंट हैं, एक लड़की हैं, वो अपना सवाल पूछेगी। नाम एक मिनट, DO साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बैठे हैं यहाँ पे, ये भी कुछ उसमें ऐड करना चाह रहे हैं जी। माइक प्लीज सर तक पहुंचा दें। मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ सर। ठीक है, माइक दे दीजिए। सर नमस्कार। मैं बच्चे की पर्सन की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए सर मुझे यूँ लगा कि मैं आपको बताऊं ये बात, बच्चा भी ताकि इस बात से वाकिफ हो जाए कि वो केवल साइंस, मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए सुपर 100 का प्रोग्राम है सर। आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए बुनियाद के प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 सेंटर्स हैं, एक सेक्टर 6 स्कूल भी एक उनमें से एक है। और ये बच्चे बुनियाद सेंटर में एग्जाम के माध्यम से सिलेक्ट किए जाते हैं, जिस तरह से सुपर 100 में किए जाते हैं। उसके बाद इनकी कोचिंग करवाई जाती है UPSC और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम की। बच्चा यदि चाहे तो आज ही एग्जाम हुआ है 9th क्लास के लिए, और इसी प्रकार से आगे जब भी एग्जाम होगा तो ये पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं और उसमें भाग भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम पहले से ही चल रहे हैं। बस ये तो थोड़ा आपकी awareness जो की आपने जरूरत है, अपनी awareness जिज्ञासा spread जाहिर करने की थी, उसका समाधान सरकार ने पहले ही कर दिया है। और मैं चाहूंगा कि ये कई बार क्या होता है कि हमें जानकारी ना होने की वजह से जो बहुत सारे, आज के ये हमारे कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि बहुत सारी जानकारियां सरकार की तरफ से किए हुए काम, सरकार के प्रोजेक्ट्स, वो आम नागरिक तक, नीचे तक नहीं पहुंच पाते। जैसा अभी आज दिए तले अंधेरा कि जिस स्कूल का बच्चा है जो सेक्टर 20 से, और वहीं पर बुनियाद का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और वहाँ पर उनको जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब ये कि हमें बच्चों के लिए जो भी अपने पास कोई सरकार की पॉलिसी है या प्रोग्राम है वो उनको हमें बताना चाहिए, ताकि वो अपने मन के मुताबिक थोड़ी कहीं चूक रह जाती है, उस को कहीं ना कहीं ठीक करना चाहिए। स्टाफ, स्कूल प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। एक और बच्ची मेरे साथ है, जी नाम बताएं। नमस्ते सर, मेरा नाम रूबी है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 19 पंचकुला 11th कक्षा की छात्रा हूँ। सर मेरा कहना है कि जिस इलाके में हम जैसे बच्चे रहते हैं तो शोर शराबा ज़्यादा रहता है, तो हम चाहते हैं सभी स्कूलों में एक ऐसी लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाए कि जहाँ हम शाम को जाके पढ़ सके शांति से, और उसके साथ एक लाइब्रेरियन भी रखना चाहिए। और उसमें बुक्स भी जो हम महंगी आती है हम नहीं खरीद पाते, तो ऐसी बुक्स भी प्रोवाइड की जाए। तो इसके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा रूबी बिटिया ने प्रश्न किया। वैसे तो आमतौर पर हर स्कूल के अंदर लाइब्रेरी का प्रावधान रहता है। अगर कोई ऐसा, मैं अब DO साहब बैठे हैं, आप मुझे जितने भी हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं जिला अपने पंचकुला के, उनमें किस किस स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, यदि मुझे ये देकर लिख करके देंगे तो हर स्कूल के अंदर अच्छी लाइब्रेरी वो मैं अपने डिस्क्रिशनरी फंड से खुलवाऊंगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। आप मुझे 15 दिन के अंदर ये रिपोर्ट दीजिए कि कौन कौन से स्कूल के अंदर लाइब्रेरी नहीं है, और जो स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, जैसा हमने पीछे सभी स्कूलों के अंदर अपने जो स्मार्ट क्लासरूम बनाए थे, अभी एक अच्छी लाइब्रेरी हर स्कूल के अंदर हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो उसके लिए जो भी फंड की जरूरत होगी उसके लिए मैं पूरे पैसे आपको दूंगा, पर मुझे उसकी लिस्ट किस स्कूल के अंदर लाइब्रेरी की अभी तक नहीं है और आवश्यकता है, वो आप लिस्ट दीजिए। चलिए, बहुत खूब। जो भी यहाँ पर छात्रों के प्रश्न थे उनका माकूल जवाब जो है हमारे साथ मौजूद
हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकुला के जो विधायक हैं उन्होंने दे दिया है और आश्वस्त भी किया है कि जो भी समस्याएं पेश आ रही हैं उनको जल्द से जल्द वो दूर भी करेंगे और सेल्फ इनिशिएटिव जो है वो इसमें लेने वाले हैं, सेल्फ इंटरेस्ट उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। सर, एक मेरा सवाल यही कि अभी 7 सरोकार पर हमने बात कर ली है, आपने अपना बता दिया है कि किस तरीके से आप उस विजन को पूरा करने में जुटे हुए हैं, कोशिश है। 2 बार लगातार पंचकुला की जनता ने आपको चुना है और कुछ वक्त बाद फिर से चुनाव होने वाला है, तो आगे पंचकुला के लिए आपकी क्या प्रायोरिटीज रहने वाली हैं? भविष्य में पंचकुला को आप कहाँ देखना चाहते हैं और क्या ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर आप अभी सोच रहे हैं कि काम होगा तो विकास और तेजी से आगे बढ़ेगा? देखिए क्या जी, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 8 साल के अंदर जी पंचकुला के विकास की दृष्टि से जितने विकास के काम हमने किए हैं, मैं समझता हूँ मेरा चैलेंज भी है कि पिछले 50 साल के अंदर उतने काम नहीं हुए जितने हमने 8 साल के अंदर किए। इन 8 साल के अंदर 5,000 करोड़ रुपए के विकास के काम हमने पंचकुला विधानसभा के अंदर करवाए हैं। और ये मैं केवल यहाँ बोलने के लिए नहीं, किसी भी भाई को, किसी भी हमारे अपोजिशन के लीडर को कोई उसकी डिटेल चाहिए या किसी भी मीडिया के भाई को डिटेल चाहिए, वो सारी मैं डिटेल देने के लिए तैयार हूँ। और जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव पंचकुला के साथ रहा और जो प्रोजेक्ट्स वर्षों से पेंडिंग पड़े थे, मैं 2-3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि हमारा नेशनल हाईवे 73 2005 से 6 से पेंडिंग था, लेकिन राजनीतिक आपस के अंदर गुटबाजी के कारण उस समय की सरकार के वो NH 73 बन नहीं पाया। लगातार 10 साल तक पेंडिंग रहा। हमारी सरकार आई 2014 के अंदर, हमने वो 2015 के अंदर शुरू किया और 2017 के अंदर बन करके कंप्लीट हुआ। लगभग 1,000 करोड़ रुपए का ये हमारा प्रोजेक्ट था। दूसरा, जो आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हमारे पंचकुला की एक मैं कहूँगा शान है। आज पूरे देश के अंदर जितने भी निफ्ट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हैं, हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है वो देश में दूसरे स्थान के ऊपर है। और आज जब से क्लासेस, पहला बैच अभी पिछले दिनों निकला था, मैं गया था वहाँ पर उनको सर्टिफिकेट देने के लिए, और जो पूरे का पूरा बैच था 100% प्लेसमेंट जो थी उन बच्चों की उस समय हो चुकी थी। तो इस प्रकार से जो निफ्ट जैसी संस्था आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देन के 500 करोड़ रुपए की लागत से पंचकुला में आयुष का एम्स बनने जा रहा है। जैसा हमारा चंडीगढ़ के अंदर PGI है, वो एलोपैथिक कह लीजिए वो है, लेकिन आयुष की दृष्टि से अगर कुछ रिसर्च होनी है या 250 बेड का हॉस्पिटल उस आयुष के अंदर, उसके साथ डॉक्टर्स के रहने के लिए हॉस्टल्स और ये स्टाफ के लिए ये सारी व्यवस्था उस आयुष के जो एम्स है वो बन रहा है, उसके अंदर की जा रही है और उसका उद्घाटन जल्दी ही हम करवाने वाले हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो सालों साल से पेंडिंग पड़े थे, अभी हमने पिछले दिनों 19 सेक्टर का जो अपना ब्रिज है ROB जो है और RUB है, मैं आपको बताऊंगा कि 13 फरवरी 2013 को बाई चांस मैं विधानसभा के अंदर था। उस समय के तत्कालीन जो हमारे ये जो रोड्स मंत्री थे PWD BNR, वो रणदीप सुरजेवाला जी थे। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने ये जवाब दिया कि ये ब्रिज बन नहीं सकता, फिजिबल नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि जिसके मन के अंदर इच्छा होती है तो उसका पूरा होता। तो हमने ये बना करके 30 करोड़ रुपए की लागत से आज जनता को समर्पित किया है। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ गांव के बहुत सारे सरपंच भी आए हैं, खटौली से लोग भी आए हैं। खटौली गांव के अंदर 1977 के अंदर, आज स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी हमारे बीच में नहीं है, वो गांव खटौली के अंदर गए थे। उन्होंने वहां कहा था कि टांगरी नदी के ऊपर पुल बनवाऊंगा, आप मुझे जिता करके भेजिए।
वो जीत करके चले गए, सरकार भी बन गई, पर वो पुल नहीं बना। 1994 के अंदर चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, वो खटौली गांव के अंदर गए थे। उस समय उनके सुपुत्र चौधरी चंद्रमोहन जी चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने वहां वायदा किया था कि आप मुझे जिता दीजिए, इसको चंद्रमोहन को जिता के भेजिए, हम आपका टांगरी के ऊपर पुल बनवाएंगे। लेकिन वो भी पुल नहीं बना। अब हमारी सरकार आई, आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से वो पुल बन करके 18 करोड़ रुपए का पुल बन करके तैयार हो गया है। तो इस प्रकार से जो बहुत देर से रुके हुए काम थे वो हमने प्रयास किया है। अब चाहे बाकी का तो ये जो अभी सिविल हॉस्पिटल के बारे में आदरणीय मैम मुक्ता जी ने बताया, 2014 के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल था, हमारी सरकार आई वो 300 बेड का हॉस्पिटल हुआ, और 300 बेड के साथ साथ अब जो 200 बेड का और एडिशन चल रही है, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल बन रहा है, तो उसके अंदर जो फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड की हैं, तो ये अपने आप में जो हमने पंचकूला के लोगों को जो हमने एक वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया है। चाहे वो एजुकेशन की दृष्टि से, सड़कों की दृष्टि से, हमने अपने इस क्षेत्र के अंदर जो निर्माण कार्य किए हैं। आज एक चीज छोटी सी और बताऊंगा, 2014 से पहले पंचकूला चाहे वो शहर था चाहे गांव था, उसके अंदर बिजली जो थी वो 8 घंटे 10 घंटे शहर में आती थी और गांवों के अंदर 6 घंटे आती थी। पंचकूला पूरे हरियाणा का पहला जिला बना जहां 24 आवर बिजली, चाहे वो शहर के अंदर है चाहे वो गांव के अंदर। आज हमने 24 घंटे बिजली दी है। पानी की यहाँ पर कमी थी। मुझे जब मैं चुन करके आया तो मुझे पता लगा कि पंचकूला को पानी कजौली वाटर वर्क से आना है, उसके लिए 25 किलोमीटर लंबी लाइन डलनी है, पानी की लाइन डलनी है। मैंने वो लाइन लगभग 1 साल के अंदर वो 62 करोड़ रुपए की लागत से वो पानी वहां से लाइन डलवा करके अपने यहाँ पानी लेकर के आए, जिससे आज पंचकूला में पानी की कोई कमी नहीं है। तो ये जो काम है बहुत देर से पेंडिंग काम थे, तो उस दृष्टि से हमने प्रयास किया है कि पंचकूला का जो आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में आपने बात की है, जो विजन है, जैसा आपने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि अगले साल के अंदर सभी जो जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज है उसको हम यहाँ पर बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए 30 एकड़ जमीन सेक्टर 32 के अंदर अलॉट हो गई है, चिन्हित हो गई है, और मुझे पूरी आशा है कि जाने ही आने वाले समय के अंदर मेडिकल कॉलेज भी हम यहाँ देखने में सफल होंगे। ठीक है, इतिहास बदला ही नहीं, इतिहास गढ़ा भी है आपने। और ठीक है, My name is Vinay. I give question to you. What's your name? Vinay. Vinay. सर, हर स्कूल में टीचर्स हैं पर पढ़ाने के लिए, पर फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए प्रॉपर ग्राउंड नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए अलग से ग्राउंड मिलना चाहिए, अलग से स्पोर्ट्स होने चाहिए। ठीक है, एक सवाल और बच्ची से पूछ लेता हूँ, दोनों का जवाब एक साथ। नमस्कार सर जी, मेरा नाम लिपि ओझा है और मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और हम पहली से 10वीं तक साइंस हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन 11th क्लास में जाके वो इंग्लिश में हो जाता है। तो मैं ये समस्या आपके सामने रखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसका कोई सुझाव दें मुझे। बहुत अच्छा जो प्रश्न बिटिया ने, मैं पहले बिटिया के प्रश्न का जवाब दूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न किया कि 10वीं तक हम जो हिंदी लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं, 11वीं और 12वीं के अंदर एकदम इंग्लिश जो मीडियम आ जाता है, उससे थोड़ी दिक्कत आती है। बिल्कुल सही बात आपने कही है, लेकिन हमारी सरकार ने इस समस्या का समाधान आज हमारे इस पंचकूला जिला के अंदर ही 105 संस्कृति मॉडल स्कूल जो पहली से 5वीं तक जो इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाएंगे और उसके पश्चात आगे की पढ़ाई भी सारी इंग्लिश मीडियम के अंदर होगी, इसका समाधान हमने किया है। और जो संस्कृति स्कूल हमने बनाए हैं 5 संस्कृति स्कूल, चाहे वो सेक्टर 26 का है, सेक्टर 20 का है, ये हमारा बतौड़ गांव का है, और ये सेक्टर 12A का सार्थक स्कूल है, इनके अंदर पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम के अंदर स्टडी जो है वो हम करवा रहे हैं।
और जहाँ जहाँ पर भी 10वीं तक है, जब वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा, निश्चित तौर पर उन बच्चों के लिए हम व्यवस्था करेंगे। आपका प्रश्न बेटे क्या था? प्रॉपर ग्राउंड है स्कूल में। हाँ, ये देखिए फिजिकल, बिल्कुल आपने कहा, ठीक कहा। स्कूल के अंदर खेल बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, उससे बच्चे का मानसिक विकास वो उतना हो नहीं पाता। अगर बच्चा सुबह से शाम तक केवल पढ़ाई करता रहेगा, निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ पर भी बच्चों को ग्राउंड्स की आवश्यकता है वो मिलनी चाहिए। वैसे तो सरकारी स्कूल जितने बने हुए हैं उनके अंदर प्ले ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर पीटी टीचर्स भी हैं जो उनकी जो एक्सरसाइज है या डेली की रूटीन है उसके अंदर फिजिकल एजुकेशन है या स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, कोई ना कोई वहाँ करवाते हैं। कुछ हो सकता है कि कुछ स्कूलों के अंदर वो टीचर अभी ना हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो उन्होंने चिंता व्यक्त की है बहुत अच्छी है कि हर स्कूल के अंदर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होनी चाहिए। अदर जो एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल जो प्रोग्राम्स हैं, वो भी एक्टिविटीज़ जो हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास चाहते हैं कि हर तरीके से बच्चे का विकास हो, तो उसके लिए चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो और अदर एक्टिविटीज़ हैं, उन सभी के अंदर बच्चों को प्रशिक्षण देना चाहिए। और वैसे तो आजकल जितने भी स्कूल हैं, मैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर विशेष तौर पर कहूँगा कि इतने अच्छे अच्छे कंपटीशंस वहाँ पर करवाए जा रहे हैं, चाहे वो पेंटिंग कंपटीशन है, चाहे वो वहाँ पर डॉल मेकिंग है, जो जिसकी जो रुचि है उसके अनुसार वहाँ उनको कोर्सेज करवाए भी जा रहे हैं। लेकिन अगर स्पोर्ट्स की कहीं बात है तो निश्चित तौर पर मैं तो, क्योंकि खुद स्पोर्ट्स लवर हूँ, मेरे को स्पोर्ट्स के बारे में हमने बहुत सारे टूर्नामेंट भी शुरू किए हुए हैं, तो इसलिए स्पोर्ट्स तो हर बच्चे को खेलनी चाहिए, क्योंकि उसकी फिजिकल फिटनेस, जब वो फिजिकली फिट होगा तो उसका माइंड भी फिट होगा और वो ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प कर सकेगा। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे। कई गणमान्य लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे इस मंच पर और अपनी कई सारी चीज़ों को इस मंच के माध्यम से एड्रेस उन्होंने किया है, तो एक पूरा ओवरऑल उनकी तमाम बातों को लेकर के आप क्या एक आश्वासन देना चाहेंगे? दूसरा, पंचकुला वासियों के लिए क्या संदेश है? देखिए, पंचकुला हमारा सबका पंचकुला है जी। मैं तो ये कहता हूं कि सबको पंचकुला वासी को गर्व होना चाहिए। हमने एक स्लोगन भी दिया था, मेरा पंचकुला मेरी पहचान। जो मेरी पहचान है वो नजर आनी चाहिए कि मैं पंचकुला का वासी हूँ, पंचकुला का रेजिडेंट्स हूँ। हमारे अंदर वो सब जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं पंचकुला के अंदर, जैसा मैंने कहा 7 सरोकार, अगर हमारा पंचकुला स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकुला है, ये 7 चीज़ों से मुक्त पंचकुला है, चाहे वो ड्रग फ्री पंचकुला है, प्लास्टिक फ्री पंचकुला है, पोल्यूशन फ्री पंचकुला है, स्ट्रे कैटल फ्री पंचकुला है, स्ट्रे डॉग फ्री पंचकुला है, और जो एनक्रोचमेंट फ्री पंचकुला है, एंड स्लम फ्री पंचकुला। अगर ये चीज़ें हमें यहाँ पंचकुला के अंदर होंगी तो निश्चित तौर पर पंचकुला की एक अलग पहचान बनेगी। और जब हम कभी जाते हैं बाहर जाकर के, जब हमारे सामने कोई व्यक्ति ये बात करता है कि पंचकुला बहुत सुंदर हो गया है, स्वच्छ हो गया, तो हमें उस पर गर्व होता है। तो उसको गर्व को अपने उसको बनाए रखने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। देखिए, एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए भी सरकार काफी यहाँ पर काम करे, इसको देखिए मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स की दृष्टि से जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 3 साल के अंदर पंचकुला के अंदर हमने दिया है, जो मैं अभी बता रहा था आपको अचीवमेंट्स के लिए, यहाँ पर 4000 सिटिंग कैपेसिटी का मल्टीपर्पज हॉल, फुल्ली एयर कंडीशन, ये हमारी, उसके अंदर 12 जो गेम्स हैं वो खेली जाती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गेम्स उसके अंदर हो सकती हैं। अभी पिछले साल खेलो इंडिया पंचकुला के अंदर हुआ जी। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वॉलीबॉल स्टेडियम,
फुली एयर कंडीशन, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचेस खेले जाते हैं उनके अंदर सिटिंग व्यवस्था, इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल स्टेडियम, ये हमारे दो, फिर हॉकी का जो स्टेडियम पूरे यूँ कह सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट हॉकी स्टेडियम जो है वो हमारे पंचकूला के अंदर, और जो एथलेटिक्स के लिए जो वहाँ पर हमें एथलीट्स के लिए जो प्रोविजन किया है जी, तो मैं समझता हूँ कि पंचकूला का जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है आज पूरे उत्तर भारत का सबसे बेस्ट रिहैब सेंटर। क्या है कि खिलाड़ियों को खेलते खेलते चोट लगती है, उनकी इंजरी होती है, इंजरी को ठीक करने के लिए कोई भी रिहैबिलिटेशन, आम देखिए स्पोर्ट्स की इंजरी और आम इंजरी उसके अंदर बड़ा फर्क होता है, और उस स्पोर्ट्स इंजरी को ठीक करने के लिए जो रिहैब सेंटर यहाँ पर शुरू किया गया है पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट रिहैब सेंटर है। तो इसलिए जो स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पर सरकार ने कदम उठाए हैं और सरकार ने प्रोविज़न किया है। मैं तो चाहूँगा, हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 200 रूम्स का एक हॉस्टल जो खिलाड़ियों के लिए, कि बाहर के लोग, बाहर के खिलाड़ी यहाँ पर आएँ और वो यहाँ लेकर के जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि आज क्या है कि खेलो इंडिया के बाद अगर वहाँ पर एक्टिविटी नहीं होती तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा। तो उसको 200 जो रूम्स का वो हॉस्टल है वो भी बनने जा रहा है, ताकि ये जो हमें स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज मिली हैं इनका हम अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, खेलों के क्षेत्र में वैसे हरियाणा नंबर 1 पर रहा है। एक आखिरी कोई मैं आपसे यही चाहूंगी कि कोई संदेश आप यहाँ से इस मंच से देखिए, मैं आपके माध्यम से पूरे पंचकूला वासियों को एक हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि हम पंचकूला के वासी यदि मिलकर के काम करेंगे, देखिए सरकार कोई योजना लेकर के आती है, सरकार के अधिकारी प्रयास करते हैं उसको योजना को लागू करने के लिए। जब तक उस योजना को लागू करने में आम नागरिक की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, आम नागरिकों का सहयोग नहीं मिलेगा, वो योजना देरी से सिरे चढ़ेगी। यदि हम सब मिलकर के एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए कि पंचकूला को हमने स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकूला बनाना है, आओ हम सब मिलकर के इकट्ठे होकर के प्रयास करें ताकि हमारा पंचकूला नंबर 1 पंचकूला बन सके, स्मार्ट सिटी बन सके और स्वच्छता के रैंक में भी सबसे नंबर 1 पंचकूला आ सके। तो उसके लिए मैं संकल्प लेते हैं आज यहाँ पर जो अभी जिसकी अपील ज्ञानचंद गुप्ता जी कर रहे हैं मंच से। बिल्कुल, ये एक संदेश उनकी तरफ से दिया गया, सब मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो पंचकूला को, जैसे हमने शुरू में कहा था, दुनिया का नंबर 1 शहर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एकजुटता बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बचपन में पढ़ते आए हैं एकता में बल होता है। और इस कार्यक्रम का अवसान अभी हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि खबर फास्ट टीम की 2 धुरंधर धुरी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे एडिटर इन चीफ पीयूष सामा जी और एसोसिएट डायरेक्टर मनीष कुमार जी प्लीज मंच पर आएं और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान को एक मोमेंटो देकर सम्मानित करें, यादगार देकर सम्मानित करें। प्लीज मंच पर आ जाएं। तालियां बजती रहें और थोड़ा सा म्यूजिक प्लीज आप बजा दें, क्योंकि बड़ी शिद्दत समय यहाँ पर आपके प्रतिनिधि ने आपको दिया है, पेशेंस के साथ में आप सभी की बातों को सुना है और अपने विचार भी उन्होंने इस मंच से रखे हैं। तो अब इतना तो बनता है कि तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ उनकी इस वक्त को, इस मान सम्मान को जो उन्होंने यहाँ इस सभा को दिया है, आपको हमको दिया है, उसका मान और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। और मोमेंटो के साथ मैं एक बार थोड़ा सा गुजारिश मैं करूंगा ज्ञानचंद जी से, हमारे खास मेहमान चीफ गेस्ट से, कि वो थोड़ी देर 5 मिनट के लिए मंच पर और दें, प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। और इस कार्यक्रम के समापन के दौरान आप सबका धन्यवाद करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मनीष जी को। मनीष जी प्लीज आप आ जाएं। पीयूष सर, आप सर के साथ स्थान ग्रहण करें और तब तक मैं चाहूंगा कि मनीष जी आप इधर आकर सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। आज के इस कार्यक्रम में
आप सभी हमारे मेहमान, सबसे पहले तो मुख्य अतिथि हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी, एडीसी मैडम, सीएमओ मैडम, जॉइंट कमिश्नर मैडम, काफ़ी सारे हमारे गांव के सरपंच साहब, ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, बच्चे, स्कूल के प्रिंसिपल और बहुत से सारे साथी हरियाणा के कोने कोने से यहाँ आज खबर फास्ट के प्रोग्राम में आप आए हैं। अपने समय खबर फास्ट के लिए दिया है। खबर फास्ट का पूरा परिवार तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता है, धन्यवाद करता है कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। एक बात मैं आपको आज इस मंच से साझा करना चाहूँगा आपके साथ कि अक्सर क्या होता है कि चैनल जो है अपना रिपोर्टर विधानसभा वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज या लोकसभा वाइज हम लोग रखते हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसे घटती है, चाहे वो अच्छे में लें, किसी का बच्चा अव्वल नंबर लेके आता है, कोई बच्चा कुछ न कुछ आविष्कार करता है, बहुत सारी चीज़ जो हमारे अंदर अच्छी चीज़ें उभर के आती है वो सामने नहीं आ पाता है क्योंकि दूरियां ज़्यादा होती हैं और अक्सर रिपोर्टर वहाँ पे पहुँच नहीं पाते। तो मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ और वादा भी करता हूँ कि जितने भी सरपंच साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और जितने भी मेहमान, दोस्त, बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, सभी के लिए खबर फास्ट प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन है। आप अपनी संदेश, आप अपनी खबर अपने मोबाइल से बनाएं और खबर फास्ट के व्हाट्सएप नंबर पर, खबर फास्ट के ईमेल आईडी पर आप भेजें। आपकी खबर लगेगी। आपकी हर पहचान, चाहे वो गांव में किसी बच्चे ने अव्वल नंबर लाया है, कोई भी अच्छा काम होता है, आप उसकी खबर बना के भेजें। खबर फास्ट आपसे वादा करता है कि आपकी खबर हम जरूर लगाएंगे क्योंकि जागरूकता में ही सबका भलाई है। अगर हम जागरूक रहेंगे तभी मीडिया को भी जागरूक करने वाला जनता ही होता है और जनता को जागरूक करने वाला मीडिया होता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खबर फास्ट का अंग, खबर फास्ट का पार्ट, खबर फास्ट का हैंड, क्योंकि आप सभी खबर फास्ट के परिवार हैं और हम परिवार में ऐसे काम करते चलें ताकि आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। यही आप लोगों से मेरी प्रार्थना थी। रियली एंड हार्टली थैंक्स आप सभी का। और इसके बाद मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि डिनर बिल्कुल रेडी है, आप डिनर करके जाएं। और एक और माफ़ी चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम था वो 9:30 बजे तक ख़त्म होना था, लेकिन वो 1 घंटे लेट हो चुका है। इसके लिए बिल्कुल हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा आपसे कि समय से अगर चीज़ कोई शुरू होती है तो उसको समय से समाप्ति भी होनी चाहिए, लेकिन आज लेट हुआ है, इसके लिए गुस्ताखी माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।